नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। तो अब हम आ गए हैं उस एपिसोड पे जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे द सिचुएशन ऑफ जूस इन द एंशियंट एंड मेडिवल टाइम्स। अब देखिए, एंशियंट टाइम जो हमारा डिवीज़न हम जिस तरीके से टाइमलाइन पे करेंगे, तो हम एंशियंट टाइम वी विल कॉल द पीरियड अंटिल द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट, मतलब अर्ली पार्ट ऑफ 7th century तक हम एंशियंट पीरियड बोलेंगे। और उसके बाद के समय को हम मेडिवल टाइम्स से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो 7th century ऑनवर्ड लेकर ऑलमोस्ट 15th century के एंड तक हम मेडिवल पीरियड कहेंगे, और फिर उसके बाद हम मॉडर्न पीरियड में बात करना शुरू करेंगे। सो 15th से लेकर 18th 19th century, रादर 19th century के एंड तक हम लगभग आज के एपिसोड को डिस्कस करके छोड़ेंगे। तो आई थिंक एंशियंट टाइम में हम तीन मेन पीरियड की बात करेंगे। एक है एंटीक्विटी जिसे कहा जाता है। तो एंटीक्विटी होता है 1500 से लेकर 586 बीसी तक, और ये 586 बीसी जो पीरियड है वो रीज़न है उसका इस तरीके से डिवीज़न का। फिर दूसरा जो एक टाइम पीरियड है वो होगा सेकेंड टेम्पल पीरियड से लेकर, जिसे सेकेंड टेम्पल पीरियड कहा जाता है, विच इज़ 538 BC टू 135 AD। और फिर 135 AD से आगे लेकर 640 AD तक, मतलब हाफ ऑफ 7th century तक लेट एंटिक्विटी हम कहेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि एंटिक्विटी में क्या सिचुएशन थी ज्यूस की, और हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रखा है, तो मैं थोड़ा जल्दी से मूव करूंगा। तो आपको बात याद होगी प्रॉमिस्ड लैंड की, द लैंड दैट मोजेस सॉ फ्रॉम माउंट नीबो। और फिर हमने किंग डेविड, किंग सोलोमन, इनके बारे में डिस्कस किया। और किंग सोलोमन वो थे जिन्होंने टेम्पल माउंट बिल्ड किया। और फिर हमने बात करी थी बेबीलोनियन अटैक की एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट टेम्पल, जिसके बाद बेबीलोनियन एग्ज़ाइल होता है। और बेबीलोनियन एग्ज़ाइल के टाइम जितनी जूइश कम्युनिटीज़ या जो जूइश पीपल हैं वो जेरूसलम वाले इलाके से मूव करके बेबीलोनिया वाले इलाके में जाकर बस जाते हैं। और ये जो बेबीलोनिया वाला जो इलाका है वो है जो फर्टाइल क्रिसेंट कहलाता है। फर्टाइल क्रिसेंट मतलब आज के ज़माने में हम जब देखेंगे तो जो टिग्रीस और यूफ्रेट्स रिवर हैं उनका एक चंद्राकार, मतलब हाफ मून शेप का एक क्रिसेंट होता है नॉर्दर्न अरेबिया रीजन में। आप सऊदी अरेबिया के नॉर्दर्न पार्ट में ऊपर जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट कोस्ट से शुरू होता हुआ एक अगर आप हाफ मून क्रिएट कर देते हैं जो आगे उधर जाकर पर्शियन गल्फ तक ड्रॉ कर देंगे, तो उसे बेबीलोनियन रीजन कहा जाता है। तो जेरूसलम से मूव करके बहुत सारी जूइश कम्युनिटीज़ इस रीजन में मूव कर जाती हैं, और इसे बेबीलोनियन एग्ज़ाइल भी कहा जाता है। और यहाँ पर इतनी, मतलब एक तरीके की ये जूइश जो सेटलमेंट होती हैं ये बहुत लंबे समय तक फिर यहाँ पर रहती हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन जूज केम टू बेबीलोनिया एट इट्स हाइट, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर जूइश माइग्रेशन होकर यहाँ पर जूस आते रहे। इनफैक्ट आगे चल के बेबीलोनियन टैलमुड भी लिखी जाएगी इन एंशियंट हिब्रू एंड एरामाइक। एरामाइक इज़ अ लैंग्वेज जो कहते हैं जीसस की लैंग्वेज थी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ी जूइश सेटलमेंट ग्रो होगी। और बेबीलोनियन एग्ज़ाइल से आगे चल के फिर 586 में बेबीलोनियन एग्ज़ाइल होगा। 538 BC में, जैसे हमने समझा था, पर्शियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम होगा। और जैसे ही पर्शियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम होगा तो सेकंड टेम्पल बिल्ड करने की परमिशन मिलेगी और सेकंड टेम्पल बिल्ड होगा। उसके बाद हेलेनिस्टिक टाइम आएगा। हेलेनिस्टिक मतलब जब अलेक्जेंडर
जेरूसलम को कॉन्कर करेगा। सो 332 BC से 110 BC तक यहाँ पर हेलेनिस्टिक पीरियड होगा एंड इट विल लीड टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ जूइश एंड ग्रीक थॉट। एंड इसमें एक नई सिचुएशन डेवलप होगी जिसमें देयर विल बी एनिमोसिटी बिटवीन the Jewish people who were influenced by Greek thought and those who were not influenced. So Hellenized Jews and other Jews के बीच में एनमिटी डेवलप हो जाएगी और इसी समय हैस्मोनियन डायनेस्टी राइज होगी, है ना। और हैस्मोनियन डायनेस्टी विल रिप्रेजेंट पीपल हु वर नॉट हेलेनाइज्ड। सो 110 to 63 BC तक हैस्मोनियन डायनेस्टी चलेगी और उसके बाद फिर से सिविल वॉर होगा। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमको देखने को मिलती है वो ये है कि बहुत सारे लोग हैस्मोनियन डायनेस्टी से तंग आकर, थियोक्रेसी से तंग आकर, थियोक्रेसी मतलब जब थियोक्रेटिक रूल हो रहा है, जो आपका धर्म का जो बोलबाला है, धार्मिक रूप से डायनेस्टी या किंगडम को चलाया जा रहा है, तो उससे तंग आकर पीपल आस्क फॉर रोमन इंटरवेंशन। और यहाँ पर फिर रोमन पीरियड आएगा विच विल बी एनेक्सेशन बाय पॉम्पी द ग्रेट। पॉम्पस मैग्नस जेरूसलम पे अधिकार जमाएंगे, रोमन अधिकार शुरू होगा एंड दैट विल बिगिन एट 663 BC। 63 BC से यहाँ पर रोम का अधिकार हो जाएगा एंड जुडिया, द किंगडम ऑफ जुडिया बिकम्स प्रोटेक्टोरेट ऑफ रोम। और किंग ऑफ जुडिया, अब अगर आपको याद होगा जो किंग हेरोड थे वो किंग ऑफ जुडिया थे, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। किंग हेरोड को नहीं बट किंग ऑफ जुडिया विल बी अपॉइंटेड बाय रोमन्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है रोमन पीरियड की कि शुरू में जब जूलियस सीजर हुए इन 42 BC, तो जूलियस सीजर काफ़ी कुछ जूस के समर्थक रहे थे। बट जो एक प्रॉब्लम हमने क्रिश्चियनिटी के साथ, बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड रोमन एम्पायर देखी, वही प्रॉब्लम जुडाइज़म और रोमन एम्पायर के बीच में भी होगी, विच इज़ मोनोथीज़म। रोमन्स पेगन्स थे, पोलीथीइस्टिक थे, एक से ज़्यादा भगवानों की पूजा करते थे, अपने राजाओं की भी पूजा करते थे, एंड जुडाइज़म वॉज मोनोथीइस्टिक। तो इसलिए अब यहाँ पर टेंशन्स चालू होंगी एंड जूइश रोमन वॉर्स विल टेक प्लेस फ्रॉम 66 to 135 AD, वेयर इट विल बी द अटेम्प्ट बाय जूइश पीपल टू रिस्टोर independent Jewish kingdom, which will ultimately lead to the destruction of second temple by Titus, and then the conditions of Jews will deteriorate because now they are asked to pay Jewish tax after 70 AD. उसके बाद Emperor Hadrian, he bars Jews from Jerusalem except for उनका जो एक फेस्टिवल होता है बार मिशाव। आफ्टर 135 AD ये सिचुएशन अब हो जाएगी। अब और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमने समझा था कि 330 AD तक कॉन्स्टेंटाइन, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन विल अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी एंड बाय 391 AD क्रिश्चियनिटी विल बिकम द स्टेट रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर। तो इस कारण से अब तो और ज़्यादा परसिक्यूशन के लेवल पर बात आ जाएगी। एम्पायर थियोडोसियस एक थियोडोसियस कोड बनाएंगे जिसमें बेसिकली जो स्पिरिट है थियोडोसियस कोड की, क्योंकि हमको आगे भी डिस्कस करना होगा थियोडोसियस कोड, वो स्पिरिट ये है कि अगर ये कम्युनिटी अपनी लिमिट्स में रहती है तो इनको हम एंटरटेन करेंगे, इनको हम परेशान नहीं करेंगे, पर अगर ये लोग अपने लिमिट से बाहर होंगे तो हम इन पे बहुत सारे बैन्स लगाएंगे, हम इनके साथ परसिक्यूशन वाला व्यवहार करेंगे। दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ एम्परर थियोडोसियस का जो कोड है, थियोडोसियस कोड, उसकी ये स्पिरिट ये है।
और इसलिए अब क्या होगा, 438 एडी से थोड़े दिनों के लिए बैन रिमूव किया जाएगा, बट होगा ये कि बैन रिमूव होने के बाद वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी ही बहुत ज़्यादा इस बैन को के रिमूवल को अपोज करेंगी। और हमने इसलिए देखा कि अब ये बैन बहुत दिनों तक रहेगा, अनटिल फाइनली द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम विल टेक प्लेस और ये बैन फिर वहाँ से हटाया जाएगा। तो ये तो कहानी थी द पीरियड ऑफ एंटिक्विटी, एंशियंट पीरियड की। अब जैसा हमने समझा था पिछले 2 एपिसोड में, हमने जब क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन समझा और इस्लामिक एम्पायर को समझा, वो इसीलिए समझा था कि इस एपिसोड में अब हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस को समझे कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ जूज अंडर द इस्लामिक एंड क्रिश्चियन एम्पायर्स। और इसको हम 3-4 अलग अलग तरीकों से देखेंगे, समझेंगे। फर्स्ट है रिलीजियस, दूसरा लीगल लेवल पे, तीसरा इकोनॉमिक लेवल पे और चौथा सोशल लेवल पे। और आपको शुरू में ही मैं बता दूं, जान के ये बहुत आश्चर्य होगा, मुझे भी हुआ, कि द सिचुएशन ऑफ जूज इन इस्लामिक एम्पायर वॉज फार बेटर and balanced and predictable than it was in the Christendom। मतलब जो क्रिश्चियन रूल, जो वेस्टर्न मेडिटेरेनियन वाले साइड थे, मतलब आपको जो मैं एरिया बता रहा हूँ वो आज है प्रेजेंट जर्मनी, साउथ ऑफ फ्रांस, साउथ ऑफ इटली, साउथ ऑफ स्पेन, नॉर्थ ऑफ स्पेन, ग्रीस, ये वाला जो जितना एरिया था, यहाँ पर उनकी सिचुएशन काफ़ी बुरी रहेगी। और ख़ासकर आगे जब लेटर मेडिवल पीरियड में और बुरी होते जाएगी प्रोग्रेसिवली। और यही हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके समझेंगे। तो आते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन होगा रिलीजियस लेवल पे। देखिए, पहली 2 सेंचुरीज आफ्टर क्राइस्ट रोमन्स के लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं था बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म। दोनों ही मोनोथिइस्टिक थे, दोनों ही जो पेगन रिलीजन था उसको अपोज करते थे और कोशिश करते थे कि वो पेगन को कन्वर्ट करे अपने रिलीजन में। इसलिए क्या होता था, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी वर इन कांस्टेंट कंपटीशन विथ ईच अदर, है ना। तो इनका जो बेसिस है, फंडामेंटल डिफरेंस, 2 चीज़ें हैं। एक तो क्रिश्चियनिटी में एक जो बिलीव था वो ये था कि the Jewish people tried to crucify or kill or bring Jesus to death। ये एक सबसे बड़ी चीज़ थी जो क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बेसिक लेवल पे कि वो भावना डेवलप हमेशा के लिए हो गई थी। दूसरा, ये कॉम्पीटिंग रिलीजन बन गए थे उस रीजन में टू कन्वर्ट पेगन्स टू देयर ओन रिलीजन। और इसलिए अब जब क्या होगा कि आगे चल के व्हेन रोमन अडॉप्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी होगा, तब एक बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, बुरी भावना को फैलाया जाएगा थ्रू लॉट ऑफ प्रीस्ट इन द चर्चेस। एंड इसमें एक जो बहुत ज़्यादा बात फैलेगी वो है बाय जॉन क्रिसोस्टोम, जिन्होंने लिटरली ये कहा था, हु कंपेयर्ड जूज विथ डेविल। ये जो डीमन और डेविल के साथ जो कंपैरिजन है जूस का, ये बहुत आगे तक हमको देखने को मिलेगा मेडिवल पीरियड, लेट मेडिवल में, जबकि ये कंपैरिजन शुरू हुआ था 3rd-4th सेंचुरी में, 3rd-4th सेंचुरी एडी, है ना। और इसका जो एक बैलेंसिंग, जैसे मैंने बताया ना आपको, थियोडोसियस का जो कोड था वो कैसे था, बैलेंसिंग कोड था कि भाई थोड़ा सा अपनी लिमिटेशंस में रहो तो तुमको हम रहने देंगे, नहीं तो परसिक्यूट होगे तुम। वैसा का वैसा ही। सो जॉन क्रिसोस्टोम लिटरली इन वन ऑफ हिज सर्मन सेड, द सिनेगॉग इज नॉट सिंपली अ गैदरिंग प्लेस फॉर थीव्स एंड हकस्टर्स बट ऑल्सो ऑफ डीमंस। Indeed, not only the synagogue, but the souls of the Jews are the dwelling places of demons। ऐसा
जॉन क्रिसोस्टोम ने कहा था। और इसके अगेंस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हुए सेंट ऑगस्टाइन जो थे, उनके सरमन में उन्होंने क्या कहा कि फॉर दिस रीजन द जूज वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर ओन किंगडम एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ सो दैट दे माइट बी फोर्स टू बिकम द विटनेसेस टू द फेथ विच दे हेटेड। तो ये जो सेंट ऑगस्टाइन वाली जो एक स्पिरिट थी वो ये थी कि जूज को कंप्लीटली हटाओ मत, सो दैट दे बिकम द विटनेसेस टू द ग्रोथ ऑफ रिलीजन ऑफ फेथ विच दे डिड नॉट लाइक, विच दे अपोज। इसलिए भी हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस एटीट्यूड रहेगा थ्रू आउट द हिस्ट्री, थ्रू आउट द मेडिवल टाइम टूवर्ड्स जुडाइज्म। कि एक तरफ तो आउटराइट हेट फील हो रही है, दूसरी तरफ ये विटनेस वाला कि इनको विटनेस रहने दो टू द ग्रोथ ऑफ आवर फेथ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस, एम्बिगुअस एटीट्यूड हमको देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड, आप जब इस्लाम का स्प्रेड देखेंगे, हमने बात भी करी थी कि ट्राइब्स ऑफ मदीना विच वर जूइश ट्राइब्स, दे एक्चुअली in some way supported Prophet Muhammad. Some of them who did not were exiled by Prophet Muhammad. Some of them were also, some of the Jewish tribe were also massacred by Prophet Muhammad, but that was an exception. वो नॉर्म नहीं था, वो एक्सेप्शन था। अगर आप शुरू में देखेंगे तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझ में आती है कि प्रॉफिट मोहम्मद का खुद का नॉलेज ऑफ जुडाइज्म वाज वेरी डीप। तो वो कहाँ से आया और कैसे आया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोचने लायक है ना। दूसरा, हमने जब समझा था कि डायरेक्शन ऑफ प्रेयर्स फॉर लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम वाज जेरूसलम, है ना। तीसरा, जो मुस्लिम वर्ड होता है शरिया, उसका मतलब होता है राह, द वे, है ना। और हलाखा एक वर्ड है जो जूइश ट्रेडिशन में सुना जाता है, उसका मतलब भी द वे है। तो ये सारी हमको सिमिलैरिटीज भी मिलती हैं। एक और बड़ी बात ये थी कि इन विथ इस्लाम, बिटवीन जुडाइज्म एंड इस्लाम देयर वाज नो सिचुएशन ऑफ प्रोफेटिसाइड। प्रोफेटिसाइड मतलब इनके प्रॉफिट को ऐसे कोई, मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं है जिसमें ऐसा बताया गया है कि जूइश ट्राइब्स ट्राइड टू किल प्रॉफिट मोहम्मद, और ऐसा नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और क्या है डिफरेंस? जोग्राफिकल ओरिजिन। आप देखिए, इस्लाम का जो ओरिजिन था वो हुआ सदर्न साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, और ये वाला वो हिस्सा था जहाँ पर इतनी जूइश पॉपुलेशन नहीं थी, ट्राइबल पॉपुलेशन थी, पेगन रिलीजन था। तो कंपटीशन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी क्रिश्चियनिटी को फेस करनी पड़ी अपने इनिशियल पीरियड में। तो भाई कंपटीशन वाली भी भावना नहीं थी इन द बिगिनिंग। तो अर्ली इस्लाम का एक और एडवांटेज क्या था? अर्ली इस्लाम का एक और एडवांटेज ये था कि इस्लाम केम एट अ टाइम व्हेन बोथ रोम एंड पर्शिया वर इन डिक्लाइन। आपको मैंने एक बार और बता रखा है कि जब भी एक्सटर्नल स्ट्रगल बढ़ जाते हैं तो जो रिलीजन होता है वो और स्टॉन्च होते आता है। तो वो प्रॉब्लम भी फेस नहीं करी इस्लाम ने कि उनको पर्शिया या रोम के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों के कारण at a religious level Islam was very accepting, not I would say accepting in a way कि एकदम equal treat किया, but not exactly as opposed as Christianity was. तो एक और दूसरा बड़ा डिफरेंस क्या है समझते हैं कि इस्लाम ने अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाई। देखिए, दोनों जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में ईसाक जो है, आइजैक, अब्राहम के जो बेटे आइजैक थे, उनसे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। बट इस्लाम ने क्या कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद वाज इन द लिनियज ऑफ इस्माइल, तो उन्होंने इस्माइल से अपना क्लियर डिस्टिंक्शन वहां पे हो गया। एक और कहाँ पे डिफरेंस आया? एक डिफरेंस ये और आता है स्क्रिप्चर्स में। स्क्रिप्चर्स में क्या डिफरेंस आया कि क्रिश्चियनिटी के साथ ये होता है कि वो शेयर्ड क्लेम है उनका स्क्रिप्चर्स पे। ओल्ड टेस्टामेंट, जो जुडाइज्म की किताबें, ये वो लोग ओल्ड टेस्टामेंट वाली बातें करते हैं।
ये उनको ओल्ड टेस्टामेंट, और फिर इनको ये लोग रेट्रोफिट करते हैं स्टोरीज को, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट, तो ओल्ड टेस्टामेंट में फिर रेट्रोफिट हो रहे तो। एंड इस्लाम के साथ तो क्या हुआ, उन्होंने कंप्लीटली इस्लाम डिसमिस स्क्रिप्चर्स एज करप्शन ऑफ ओरिजिनल टीचिंग, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रिलीजियस लेवल पे डिफरेंस आ गया। तो हमको फिर समझ में आता है कि इसलिए ये जो ऑपोजिशन था वो फ्रॉम द साइड क्रिश्चियनिटी में परसिक्यूशन जो देखा जाता है वो इतना क्यों देखा जाता है ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम, और इस्लामिक एम्पायर में क्यों कम देखा जाता है, ये भी हमको बहुत समझ में आ गया। और फाइनली एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस्लाम सेड कि अब्राहम हिमसेल्फ वॉज द फर्स्ट मुस्लिम, ही वॉज द फर्स्ट बिलीवर। और उस कारण से अब ये होता है कि इस्लाम ट्राइड टू एस्टैब्लिश इट्स सुप्रीमेसी ओवर बोथ द रिलीजन। इस्लामिक एम्पायर में क्रिश्चियंस को, पर्शियंस को, जूज को, सबको धिमीज कहा जाता था, सब वर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ धिमीज। सो जूइश पीपल वर नॉट सेपरेटेड फॉर परसिक्यूशन या जो भी अलग रूल्स थे, सारे धिम्मियों के लिए इस्लामिक एम्पायर में सिमिलर रूल्स थे। एंड क्रिश्चियंस वर ऑल्सो कॉल्ड धिमीज एंड जूज वर ऑल्सो कॉल्ड धिमीज एंड पर्शियंस, मतलब जोरास्ट्रियन फेथ वालों को भी धिम्मी कहा जाता था, और भी कोई दूसरे फेथ वाले थे वो सब धिम्मी अम्ब्रेला के अंडर में आ जाते थे। तो भी हमको अब ये समझ में आता है ये डिफरेंस क्यों था। अब आते हैं थोड़ा सा लीगल कंपैरिजन में। मैंने थियोडोसियस कोड की बात करी और जो मैंने बताया उसमें क्या था, मिक्स ऑफ टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस, एम्बिग्विटी। और यही एटीट्यूड हमको मिडिल एजेस फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी तक दिखता है। मतलब थोड़ा टॉलरेशन करो, थोड़ा इनटॉलरेंट रहो, थोड़ा परसिक्यूट करो, थोड़ा दबा के रखो, बट थोड़ा बट अब ये सिचुएशन सडनली चेंज होगी 11th सेंचुरी के एंड तक। और कैसे चेंज होगी, क्रूसेड्स चालू होंगे। और क्रूसेड्स क्या थे, रिलीजियस वॉर्स थे, रिलीजियस मिलिटेंसी थी, जेरूसलम को अपने अधिकार में लेने की क्रूसेड थी वो, है ना, कि इसको हमारा बना लेंगे। क्रिश्चियन एम्पायर ये चाहता था, और इसके चलते जूस का बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन होगा। नॉर्दर्न यूरोप जो आज का जर्मनी वाला एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा जूस परसिक्यूट किए जाएंगे, क्योंकि ये रिलीजियस वॉर शुरू हो गया। और जब रिलीजियस वॉर होता है तो वो इट फैंस दैट इमोशनल इशू को। इन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को मारने की कोशिश करी थी, और इसलिए 1215 की 4th लैटरन काउंसिल में क्या होता है, कुछ ऐसे लीगल कोड्स बनाए जाते हैं जिसमें जूज एंड सारसेंस वर आस्क्ड टू ड्रेस डिफरेंटली। देयर appearance was forbidden in public during Easter side. They ensured that they would prevent a lot of Jews who were converted to Christianity from backsliding, and a lot of copies of Talmud were burned. ये अब शुरू हो गया है 13th सेंचुरी में, ये लेवल का परसिक्यूशन शुरू हो गया है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये लीगल कोड्स में आने लग गया है। दूसरा एक और प्रॉब्लम क्या था लीगल लेवल पे इन क्रिश्चियन किंगडम, इस की जो एक्लेस्टियल लॉज होते थे, मतलब चर्च के लॉज, और सेक्युलर लॉज विच वर मेड बाय द मोनार्क, दे वर सेक्युलर लॉज। सेक्युलर मतलब द मोनार्क्स, द वन दैट मोनार्क्स आर मेकिंग, दे अलग अलग होते थे। और इसमें एक और चीज़ क्या शुरू हो गई थी, मोनार्क और चर्च के बीच में भी सुप्रीमेसी की टसल शुरू हो जाती है। तो अब क्या होगा, मोनार्क्स अपने चार्टर बनाएंगे जिसमें वो मर्चेंट्स जो है, जूइश मर्चेंट्स, उनको प्रिविलेजेस ग्रांट करेंगे। क्यों? क्योंकि मोनार्क्स को बहुत सारे लग्जरी आइटम्स चाहिए होते थे एंड बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए होते थे, उनको तो सही लगता था, उनको फ़ायदा मिलता था। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि यूरोप में क्रिश्चियन एम्पायर में चर्च, मोनार्क, फ्यूडल लॉर्ड्स विल एक्सप्लॉइट जूस टू देयर एडवांटेज। और जब उनको लगेगा कि अब इनका यूज़ ख़त्म हो गया है, तो देयर विल बी एक्सपल्जन्स विच वी विल सी इन 1290 AD इन इंग्लैंड। फ्रांस में 1306, 1322, 1394 AD में एक्सपल्जन्स होंगे।
सो मच सो कि यहाँ पे एकदम जूइश पॉपुलेशन बचेगी ही नहीं, एंड देन स्पेन में एक्सपल्जन होगा इन 1492 अंडर किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इजाबेला। और ये क्वीन इजाबेला वही है जिन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस को चार्टर दिया था कि तुम जाके एक्सप्लोरेशन करो। तो ये एक्सपल्शंस वर वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। जब मोनार्क को लगा कि अब हमको इनका कोई काम नहीं है तो इन्होंने इनको भगा दिया वहाँ से। ऑन द अदर हैंड इस्लाम में क्या है? इस्लाम में जैसे सबसे पहले मैं बताया सब लोग धिमीज कहलाते थे, तो दे डिड नॉट सिंगल आउट जूज एज अ ग्रुप, सबसे पहले चीज। दूसरा, अलग अलग मोनार्कियल और रिलीजियस लॉ नहीं थे। शरिया जो होता था वो एक सिंगल अथॉरिटी, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लामिक एम्पायर में रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब एक जगह एक सेंट्रल अथॉरिटी पे से ही होता था। तो इसलिए शरिया वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय सिंगल अथॉरिटी अक्रॉस द एम्पायर। तो अलग अलग जगह पर वेरिएशंस नहीं थे, और जो कोई भी लॉ बने थे वो सब पे अप्लाई हो रहे थे। तो देयर वॉज ग्रेटर प्रेडिक्टेबिलिटी। देन देयर वॉज समथिंग कॉल्ड पैक्ट ऑफ उमर, जो सेकंड खलीफा जो थे उमर, उनके टाइम पे कहते हैं बनाया गया था, बट इसका जो रिटर्न एविडेंस है वो 10th 11th सेंचुरी के पहले तो नहीं मिलता है। बट उसमें लिखा गया है कि देयर इज अ गारंटीड सेफ्टी इन रिटर्न फॉर ट्रिब्यूट। सो जितने धिम्मीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा अंटिल दे पेड अ ट्रिब्यूट, एंड इट्स कॉल्ड जिजिया। दूसरा, ये जो पैक्ट ऑफ उमर है, इट रिमेन कंसिस्टेंट विथ कैलिफ्स एंड डज नॉट चेंज विथ मोनार्क और द रिलीजियस लीडर। ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियनिटी में क्या होता था, मोनार्क बदला या चर्च के पोप बदले, वो अपनी विम के हिसाब से ये चेंज कर देते थे लॉज। तो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। फिर हदीथ में कहा भी गया है कि ये रिलीजियस ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द डिफीटेड धिम्मीज। जो लोग हमारे एम्पायर में हैं उनको प्रोटेक्ट करना एक रिलीजियस ड्यूटी की तरह बताया गया है ना। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं एट अ लीगल लेवल। और फाइनली एक सबसे बड़ी चीज़ थी जो मैंने इस्लामिक एक्सपेंशन के टाइम भी बताई थी, कि जब इस्लामिक एम्पायर एक्सपैंड हो रहा था तो बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारे लोग जो काम करते थे एम्पायर में वो लोकल थे। तो लोकल लोगों का सपोर्ट भी लेना ज़रूरी था। तो देयर वॉज ऑल्सो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इन क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ लीगल कोड। तो ये तो हमने आज कंपेयर कर लिया रिलीजियस लेवल पे और लीगल लेवल पे, और एपिसोड हो गया है थोड़ा लंबा। तो मुझे लगता है मैं आज आपको इतना ही मटेरियल डाइजेस्ट करने के लिए देता हूँ। अगले एपिसोड में हम कवर कर लेंगे इकोनॉमिक कंपैरिजन और सोशल कंपैरिजन, एंड I will quickly then discuss what happened during the modern period in Europe, how these situations changed politically, socially, economically, क्या ऐसा बदलाव होगा जिसके कारण से the situations will change and we will reach towards the end of 19th century। वहाँ से फिर मैं आपको पूरा अच्छे से 20th सेंचुरी के इवेंट्स को डिस्कस करूंगा, सो दैट यू हैव एन एक्सट्रीमली कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे अल्टीमेटली। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिल रहा है, क्योंकि हम काफ़ी डीप में जा रहे हैं इस हिस्ट्री के। और देखिए, हिस्ट्री को समझने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम आज के इवेंट्स को और कुछ बहुत जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनको हम अच्छे से अप्रिशिएट कर पाए। ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ा रीज़न होता है हिस्ट्री को पढ़ने का। आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स, ये सारे रीजंस अब दिख रहे होंगे अच्छे से इन दिस कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। बात को आगे अगले एपिसोड में बढ़ाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।